तो देखो आज हम लोगों को जो डेरिवेशन पढ़ना है, वो हमारा जो डेरिवेशन है वो है एपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है? जैसे अगर आप किसी सिक्के को पानी में डालते हो बाल्टी के अंदर, तो आपको सिक्का थोड़ी ऊंचाई में दिखाई देता है नॉर्मल हाइट के कंपैरिजन। इसका आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं कभी स्कूल स्कूल में हम लोग, तो प्रिंसिपल सर लोग क्या करते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट कागज होते हैं उनके ऊपर ग्लास स्लैब नहीं रखे रहते, कांच का टुकड़ा। इससे जूम मोड पे हमको दिखाई देता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी रियल हाइट होती है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब अपेरेंट हाइट ऊपर की तरफ आ जाती है एज कम्पेयर टू द रियल हाइट। तो हेडिंग डालो अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ। ठीक है ना? तो देखो क्या हो जाएगा। लेट एन ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट placed at, let an object placed at a depth of, a depth t from the horizontal surface। देखो ध्यान से देखना, ये आपका वो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, और ये अगर इसको नीचे डाउन अप करते हैं हम लोग, तो ये एक ऐसी जगह हो जाएगी जहां पर आपका लिक्विड भरा हुआ था, आया ना? ठीक है ना? मान लिया कि इसकी जो लंबाई थी आपने वो मान ली टी। क्या मानी आपने इसकी लंबाई? टी मान ली। और यहाँ पर आपने लाके एक सिक्का रख दिया या ऑब्जेक्ट रख दिया। ये आपका पानी भरा हुआ है, दिस इज द वाटर। हमें देखना है कि ये कितना एम्पियर होगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके का कुछ हमारा है। तो आप लोग को पता है कि एक लाइट रे जो सीधे निकलेगी, वो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? एक क्या हो जाएगा आपका, जब इधर से यहाँ जाएगा, तो आपको पता है दिस इज डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? दिस इज द डेंसर। ठीक है ना? और ये कौन सा मीडियम है आपका? रेयर। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका क्या है? रेयर मीडियम है। द लाइट रे मस्ट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। तो ये बैंड्स हो जाएगी आपकी अवे द नॉर्मल। सो अगर हम इसको नॉर्मल को इस तरीके से ड्रॉ करें, तो ये आपका अवे गई कि नहीं गई? सो दिस इज द फिगर, हाँ है ना? आपको पता है इसको अगर पीछे कहीं पे मिलाओगे तो यहाँ कहीं पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी ये सिक्का आपको यहाँ की जगह कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर। हमें ये हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से इस फिगर को बनाओ। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नोट करो, जल्दी से इसको बनाओ। तो देखो इस पे हमें करना क्या है। इस पॉइंट को हम लोग देखो क्या ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं। इसको क्या पॉइंट ले ले? ओ। इसको ले लेता हूँ मैं ए, इसको ले लेता हूँ मैं बी, और इसको पॉइंट ले लेता हूँ मैं क्या? सी। ठीक है ना? देखो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल से, हाँ है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप एक बात समझना। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये आर है तो ये आर भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल आर एक पर, हाँ है ना? अब देखो एट पॉइंट बी, याद रखना एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ। पॉइंट बी पे हमने क्या अप्लाई किया? स्नेल्स लॉ किया। तो स्नेल्स लॉ आपको क्या बोलता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पहला मीडियम क्या है? डेंसर है, दूसरा क्या है? रेयर है। रेयर मतलब मान रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या मान रहे हैं? एयर मान लेते हैं। ठीक है ना? सो एयर का तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन म्यू। कोई दिक्कत क्या? 1 अपॉन म्यू। ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हम क्या हमें पता है ये टी है, और हमें ये निकालना है आपका टी डैश। ये टी डैश कितना निकल के आया एपेरेंट। तो आप देखोगे यहाँ से, अगर इस बड़े वाले ट्रेंगल में मैं साइन आई का फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा ट्रेंगल बड़ा वाला, जल्दी बताओ बोलकर। इन ट्रेंगल ए, ओ और बी। ए, ओ और बी, जहां राइट एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में लेना पड़ता है। इन ट्रेंगल ए ओ बी, आप यहां से क्या लगाओगे? साइन आई, या साइन आई बराबर है जो आई लिखा है साइन आई का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से क्या होगा? हाँ,
तो इतना कंफ्यूज हो रहे हो यार। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, क्या बोले, तो देखो यहाँ से साइन आई अगर हम लगाएंगे तो यू विल गेट एयर ओ बी, ठीक है ना, और दिस विल बी क्या हो जाएगा आपका ए टू बी, ठीक है ना। दूसरे वाले को अगर हम देखें यहाँ से ध्यान से देखो, अब हम दूसरे वाला ट्रेंगल लेंगे, छोटा वाला, कौन सा ट्रेंगल, सी ओ और बी, ट्रेंगल ट्रेंगल सी ओ बी लो, यहां से आप निकालोगे साइन आर, क्या निकालोगे यहाँ से, साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन दिस विल सी बी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा सी बी आपका दिस वन, समझ में आया कि नहीं, साइन आई और साइन आर की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखना यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर in equation number 1. So what do you get here? This will be sin I upon sin R की वैल्यू अगर हम रखें तो sin I कितना, जल्दी बताओ, और ये कितना है आपका, आई बात समझ में नहीं आया, और यहां से देखना ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी हो जाएगा 1/म्यू, हाँ है ना, कॉमन चीज क्या है दोनों में, ओबी और ओबी, तो देखो यहाँ से क्या मिला, ऊपर देखो तो क्या हो जाएगा, दिस इज सी बी अपॉन में क्या मिला आपको, समझ में आया कि नहीं आया, सी बी और ए बी, और दिस इज विल बी 1/म्यू, कोई दिक्कत क्या। अगर मैं आपसे बोलूं ओ और बी लगभग इतनी दूरी पे जितनी दिखाई दे रहे उतना नहीं है, नियरली एक के ऊपर एक है, तो आप जानते हो ए ओ बराबर ए बी हो जाएगा, और सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? ये लिखो पहले जल्दी से, फिर इसको मिटाता हूँ मैं, समझ में तो आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड्स में तो आता ही आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके नीट और जेई में। तो देखो यहाँ पे अगर हम बोले कि ये पॉइंट बी और पॉइंट ओ एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है, लेट वी कंसीडर इट, let we consider it point O and B is overlapped, हम ये कंसीडर करते हैं पॉइंट ओ पॉइंट बी क्या है आपके ओवरलैप, इन दैट कंडीशन देखो ध्यान से आपका, दिस इज ए ओ बराबर आपका हो जाएगा ए बी के, एंड सी ओ बराबर आपका किसके हो जाएगा, सी बी के। उस इक्वेशन में देखो सी बी की जगह में क्या रखना, जल्दी बताओ, सी ओ लिख दें, और यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, ए ओ बराबर 1/म्यू, आई बात समझ में कि नहीं आया। हम यहाँ से एक चीज नोटिस करें, ध्यान से देखना आपका क्या हो जाएगा कि सीओ आपकी एपरेंट डेप्थ है, सीओ आपकी क्या है, और ये जो आपका ये आपका रियल डेप्थ है, तो अगर हम सीओ को इस साइड रखें तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1/म्यू इंटू दिस इज विल बी एओ, एओ इज द रियल डेप्थ और सीओ इज द एपरेंट डेप्थ, हाँ है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू, तो दिक्कत क्या, यही कहते ना कल अपन लोगों ने, ये इसका इस तरीके से प्रूफ होता है, आता है बोर्ड पे, इसको लिखो जल्दी से, चलो हेडिंग डालो टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी चीज को आप लोग बोलते हो टी
आई और आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझना है कि नहीं है? तो देखो क्या हो जाएगा, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ, व्हेन न लिखो, व्हेन द लिखो, व्हेन द लाइट रेज, व्हेन द लाइट रेज totally reflected back, totally reflected back into the same medium, into the, when the light rays totally reflected back into the same medium, when the light rays totally reflected back into the same medium, after striking with, after striking with the interface of two media, when the light rays totally reflected back into the same medium after striking with the interface of two media are called total internal reflection, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में नहीं आया? लिखो इसको, दूसरा पार्ट लिखो। दूसरा पार्ट है इसमें, देयर आर टू रिक्वायर्ड कंडीशन, देयर आर टू रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल देयर आर टू रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? पहला जो है आपका, द लाइट रेज must passes from, the light rays must passes from, the light rays must passes from denser medium to rarer medium। ठीक है? दो रिक्वायर्ड कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। पहला, लाइट रे को कहां से कहां पास होना चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होना चाहिए। दूसरा आपका हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द, देखो दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। पहला क्या है, लाइट रे मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा क्या है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट करो। लिख गया? चलो आगे देखो इसमें, बोल तो दिया करो यार, तुम दो के तीन के अलावा कौन है? हाँ, और तुम लोग लिख चुके हो, याद रखना जो उस दिन प्रेजेंट था वो ये लिख चुका है, जो परसों वो मत उतार लेना, ये वाला टॉपिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली होता क्या है, ये हमारा मीडियम इंटरफेस है समझो। ठीक है ना? एंड दिस इज लाइट रेन या डेंसर मीडियम, और ये क्या है आपका? रेयरर मीडियम। तो हमने एक चीज नोटिस की, लाइट रे को पास होना चाहिए आपका कहाँ? डेंसर टू रेयर। तो दिस इज लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना?
हमने क्या किया, देखो लाइटें कहाँ से कहाँ पास हो रही, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि डेंसर से रेयर पास हो रही है, पर ये लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। पर देखते क्रिटिकल एंगल होता क्या है। हमने क्या किया, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इस बार देखो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया क्या, ये पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। तो मैंने देखा कि लाइट यहाँ कहीं चली गई। आई बात समझ में नहीं आया, तुमने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, यू हैव इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइक दिस। समझ में आया कि है, जब आपने बहुत ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो आप देखोगे कि ये जो लाइट रे है ना, ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री बना लेगी किससे, नॉर्मल से। हाँ है ना, आई बात समझ में कि है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डालो क्रिटिकल एंगल की। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which at which angle of refraction, देखो the angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree called critical एंगल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आईसी से। अब ध्यान से देखना, अब अगर आपने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की कोशिश की, लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये एंगल जो आई है ना, ये ग्रेटर देन किससे है, क्रिटिकल एंगल से, तभी ये लाइट आपकी क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्टेड बैक। तो देखो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग टी आई आर। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेना है ना, समझने के लिए। डन इट, चलो। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, इसी के अंदर अभी जब भी पेपर में है तो इतना आपको डिफाइन करना है, तभी तो मजा आएगा। यानी ये जो फिगर है ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो ध्यान से देखना, एच वी नो डेट साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन, ठीक है ना। अगर हम ये मान डेंसर टू रेयर मीडियम है तो इसको आप उस बेस से मत देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमें ये पता है कि वेन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सी, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सी। तो आपको पता है देन आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। हाँ या ना, ठीक है ना। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस विल बी आई सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू टू वन, होगा कि नहीं होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन को क्या लिखते हैं, म्यू टू वन। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम ये माने, ध्यान से देखना, म्यू टू इज द डेंसर मीडियम, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। और जो पहला वाला मीडियम है वो आपको मान लेते हैं क्या है, आपका एयर है। क्या है, एयर। तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, सो म्यू टू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो डेंस है, मतलब दूसरा मीडियम क्या है, एयर। रुकना एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने।
यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, दिस इज म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ पे देखो म्यू टू, यानी दूसरा मीडियम आपका क्या है, एयर मान ले, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1। पहला वाला मीडियम आपका डेंसर है कि नहीं है, अगर डेंसर है तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो मान लेते हैं म्यू वन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, तो देखो म्यू टू वन बराबर क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज म्यू टू अपॉन 1 अपॉन म्यू। कोई दिक्कत क्या, तो यहाँ पे पुट करते, सो व्हाट यू गेट हियर, द वैल्यू ऑफ आई सी बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। यानी आप किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, सिर्फ उस डेंसर मीडियम का जिस मीडियम से लाइट रे आपकी निकल रही थी। दिस इज कॉल्ड द टी आई आर। लिखो इसको जल्दी से, इसके हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतना पढ़ना जरूरी क्यों है, ये दिमाग में बात आती है। याद रखना, जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे घर में लगा हुआ एयरटेल और जियो फाइबर। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों फाइबर बोला गया, फाइबर उस डिवाइस का नाम नहीं है। जो वायर आपका आता है कनेक्शन के लिए वो आपका ऑप्टिकल फाइबर वायर होता है। कौन सा वायर होता है, ऑप्टिकल फाइबर से मिलकर बना हुआ वायर होता है। इसका मतलब पता है उसमें क्या होता है, वो वायर प्योर रूप से अंदर खोखला होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले जैसे अपने यहाँ लाइट के तार होते हैं, लाइट के तार में अंदर क्या डला रहता है, एल्यूमिनियम और कॉपर डला होता है ना। और ये जो आपकी ये जो वायर होते हैं इनमें अंदर बिल्कुल खोखला बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर क्या हो सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वायर के अंदर आपका सिग्नल प्रोपेगेट करता है। समझ में आया कि नहीं है, लिखो जल्दी से। हो गया, अरे डालो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So this is application of PIR. First is formation of mirage. आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बस में आगे बैठे हुए होते हो या कार में आगे बैठे होते हो, देखते हो कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो जो डामर का रोड होता है वो पानी की तरह दिखाई देता है, फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, स्काई की इमेज हमारी धरती पे बन रही होती टाइप में। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ मिराज में होता क्या है, आपको पता है सरफेस के पास में डेंसिटी ज्यादा होती है एयर की, और जैसे जैसे ऊपर चले जाओ डेंसिटी कम होती है। इसका एग्जाम्पल क्या देखा हो, जैसे अपन हिंदू सभ्यता में रहते हैं तो आपको पता है जब हमारे लोग केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने जाते हैं तो उनको कपूर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, और बोला जाता है कि उसे गले में आप लोग बांध लेना एक धागे से, जिससे वो प्रॉपर ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है जो एजेड पीपल्स होते हैं उनमें इनहेल करने की क्षमता कम होती है, हाँ या ना। और दूसरा, जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन को इनहेल करने में ज्यादा पावर लगेगी नहीं लगेगी। तो आपको क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजर का काम क्या करता है, कपूर करता है, समझा कि ऑक्सीजन को खींच के लाता है जिससे हम उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आसमान में जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर हमारी घटती है। नियम क्या था, लाइट रे हमारी पास होना चाहिए डेंसर मीडियम टू, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम सरफेस से लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, अपनी आंखों से निकलने वाली चीज कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं। तो लाइट रे मस्ट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वहां पर क्या होता है टी आई। तो आपको क्या होता है, वो आपको जो फ्लोटिंग स्काई की इमेज होती है जमीन पे दिखाई देती है, जो आपको पानी की तरह दिखती है। आया बात समझ में नहीं आया। तो फॉर्मेशन ऑफ मिराज को आपको घर से खुद लिख करके लाना है, होता क्या है मैंने समझा दिया आपको, कि आप लोगों ने बोला होगा कि रेगिस्तान में भी हमको पानी दिखाई देने लगता है बहुत ज्यादा गर्मी में जब हम जाते हैं, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। दूसरा देखो आपको क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर।
और तीसरा होता है आपका ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। आपको लिखना खुद है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ तीनों चीजें। देखो इसमें होता क्या है ऑप्टिकल फाइबर में, देखो ध्यान से, ये आपका क्या होता है, ध्यान से देखो, ये होता है कोर और ये होता है क्लैडिंग, और ये होता है कोर और ये होता है क्लैडिंग। लाइट रे यहाँ से जाती है तो आपको पता है कोर इज द डेंसर मीडियम, क्लैडिंग इज द रेयर मीडियम। लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, फिर यहाँ से टकराएगी, फिर ये क्या है कोर, और इसके आगे क्या क्लैडिंग, फिर क्या हो जाएगा, एंड लाइट रे इस तरीके से आपका आगे जाती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑप्टिकल फाइबर दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है कोर, एक क्या होता है क्लैडिंग। कोर इज द डेंसर मीडियम, क्लैडिंग इज द रेयर मीडियम। लाइट रे ऑलवेज पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड बैक। आई बात समझ में कि नहीं आया। यानी यहाँ पर लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है, इसलिए इसका सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। अगर हम मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस यूज होता है, और जो आपकी एनर्जी होती है सिग्नल की वो कम हो जाती है। इसलिए पुराने जमाने में जो BSNL 5 बिछाता था डोरी, वो डोरी के अंदर क्या होता था, वायर होता था, और उस वायर में हमारी क्या हो जाता था, सिग्नल की स्ट्रेंथ घट जाती थी। आई बात समझ में ना। तीसरा आता है ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। आपको पता है डायमंड एक्चुअली में होता क्या है, डायमंड में लाइट एक बार इंटर करती है, सपोज करो दिस इज द डायमंड, इस तरीके से वंस द लाइट इंटर अंदर जाएगी, अंदर जाके एक बार टकराएगी। अब देखो अंदर क्या है, डेंसर मीडियम। अब बार बार वो क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर वाली कंडीशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो अंदर ही वो फंस जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अंदर ही वो क्या हो जाएगी, टकराती रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आपको डायमंड कैसा दिखता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। इसको आप लोग नोट करके लाना सारे लोग क्लास में। और इसी के साथ TIR भी आपका खत्म होता है। हम लोग दिवाली के बाद जब स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे लेंस टॉपिक, ठीक है ना।